अब हमारा तीसरा लेक्चर रहेगा जो 34वें प्रश्न से स्टार्ट होगा। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं 34वें प्रश्न को और जानते हैं कि आज हम किस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का मुद्दा आपके सामने स्पष्ट है, ज़रा गौर से ध्यान दो बेटा इस पर। इसमें दिया गया है एक व्यक्ति 11 केले 10 रुपये में खरीदता है और 11 रुपये में 10 केले बेच देता है। इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों इन प्रश्नों को करने के लिए मैं आप सभी को एक तरीका सिखाने वाला हूँ, क्योंकि अकेले इसमें एक पैटर्न नहीं बनता, इसमें 3-4 पैटर्न बनते हैं। क्वांटिटी दी जाती है और बल्क में उनकी रेट दी जाती है। क्वांटिटी इकट्ठी ही बेची जाती है, बल्क में उनका विक्रय मूल्य दिया जाता है और फिर आपसे लाभ और हानि प्रतिशत पर क्वेश्चन किया जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों इन प्रश्नों को करने के लिए मैं आप सभी को एक तरीका सिखाने वाला हूँ, क्योंकि अकेले इसमें एक पैटर्न नहीं बनता, इसमें 3-4 पैटर्न बनते हैं। क्वांटिटी दी जाती है और बल्क में उनकी रेट दी जाती है। क्वांटिटी इकट्ठी ही बेची जाती है, बल्क में उनका विक्रय मूल्य दिया जाता है और फिर आपसे लाभ और हानि प्रतिशत पर क्वेश्चन किया जाता है। इसके लिए प्यारे बच्चों मैं पहले एक ग्राफिकल तरीका सिखाता हूँ। एक ग्राफ बनाना है रेशियो का, उसमें इन वैल्यू को कैसे पुट करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लो बेटा, हमें इसमें 2 चीज़ें दी जाएंगी। इधर देखो बेटा, इधर देखो, एक तो सीपी दिया जाएगा बेटा, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया जाएगा, और दूसरा दिया जाएगा हमें क्या बेटा, एसपी। पहले तो मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूं, डायरेक्ट कैसे करेंगे सीपी और एसपी। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, 11 रुपया में 11 केले 10 रुपया में खरीदे हैं। 11 केले कितने रुपए में खरीदे हैं, 10 रुपया दिए हैं और मिले कितने केले हैं। अगर 10 में 11 से भाग दे दूं तो एक केले का क्रय मूल्य हमारे सामने आ जाएगा। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों अगर मैं देखूं, उसने कहा है कि भाई क्या खरीदा गया है, 11 रुपये में 10 बेचे गए हैं, तो भैया 11 रुपया में कितने बेचे गए हैं, 10 केले बेचे गए हैं। बेटा अनुपात में आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर। 10 का 10 में हो जाएगा कितना, 100, और 11 का गुणा 11 में कितना हो जाएगा। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, क्रय मूल्य अपने आप में कितना % होता है, विक्रय मूल्य कितना % हुआ। इसमें प्रॉफिट का जन्म होता दिखाई दे रहा होगा, प्रॉफिट % इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो इन क्वेश्चनों को आप इस पद्धति से सॉर्ट आउट कर सकते हो बेटा। क्लियर है या नहीं। डायरेक्ट आप रेशियो के पैटर्न में रख करके या एक छोटा सा ग्राफ बना के देखो। ग्राफ कैसे बनाना है जरा ध्यान देना बेटा। सबसे पहले आपको क्वांटिटी लिखना है, क्वांटिटी के बाद फिर आपको पैसा लिखना है प्यारे बच्चों। क्लियर है ना बेटा। और इधर देखो, पहले सीपी बाद में एसपी, जो भी दिया है। सीपी बताइए तो आप क्या कहोगे, सर 11 केले खरीदे थे कितने रुपए में। अब भैया रुपए कहीं पर भी बोले, क्वांटिटी कहीं पर भी बोले, रखने का तरीका यही रहेगा हर क्वेश्चन में। इससे आप 3-4 प्रकार के जो भी क्वेश्चन होंगे इस पैटर्न पर वो सारे तोड़ सकते हो बेटा, एक ही तरीके से। बस रखना कैसे वो सिखाना है मुझे, वो आपको सीखना है। ओके, तो ध्यान देना बेटा। ये समझ आ गया बेटा पहले वाला मान। और विक्रय मूल्य का मान देखो क्या दिया है, उसने 10 केले कितने रुपए में बेचे हैं, 11 रुपए में। आप कुछ मत करो बेटा, इधर देखो उल्टा नीचे की ओर, इनका गुणा सीपी होगा, इनका गुणा क्या होगा बेटा, सीपी होगा, और इनका गुणा एसपी होगा। तो बेटा सीपी और एसपी का अनुपात यहाँ पर भी कितना बन गया। तो फाइनली ऑफिशियली आप इसको आंसर में क्या कह सकते हो, 21% कह सकते हो। इसी पद्धति का प्रयोग हम करने जा रहे हैं अब आगामी प्रश्नों में प्यारे बच्चों। शायद ये प्रश्न आपको समझ आया होगा, बेहतर तरीके से नहीं आया हो तो मैं आपको यहाँ इस पद्धति का प्रयोग करके दिखाऊंगा अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न जो हमें दिया गया है वो हमारे सामने स्पष्ट है। अब मैं इसको डायरेक्ट आपको क्वांटिटी वाले मेथड से कराऊंगा। क्वांटिटी में 2 चीज़ें ली जाती है, पहले सीपी और एसपी को कंपेयर किया जाता है। काय में किया जाता है, पहले क्वांटिटी और बाद में रुपीस। तो बेटा क्वांटिटी देख लो, उसने बोला एक व्यक्ति ने 6 पेंसिलें 5 रुपए की दर से खरीदी और उन्हें 5 पेंसिलें कितने रुपए में, रुपए इधर ही रखना है, ध्यान देना। अब प्यारे बच्चों हमें पता है इधर सीपी निकल के आ जाएगा, इधर काय का रेशियो आ जाएगा, एसपी का। कैसे आ जाएगा, इनका गुणा कर दो, कितना आ गया बच्चों 25, पड़ोसी का और गुणा कर देगा बेटा, कितना आ गया 36। और आपको भी पता है क्रय मूल्य अपने आप में कितना % होता है। तो इसको 100 बनाने के लिए क्या मेहनत करनी है बेटा। तो फाइनली आप देखो बेटा ये 100 हो गया क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना हो रहा है बेटा, 36 का 4 गुना 144। और बेटा इसमें प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, साफ साफ प्रॉफिट % कितना हो गया, 44% हो गया। ये तरीका कोई ज़्यादा टफ भी नहीं है। क्लियर है ना बेटा। लॉस भी होगा तो वो भी आएगा और प्रॉफिट होगा तो वो भी आपके सामने आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। सभी को समझ आ रहा है बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है
अगला प्रश्न आपके सामने ये दिया है, इसको रेशियो से भी कर सकते हो, ये मेथड जो मैंने बताया रेशियो बना के करने का, ये वाले मेथड से भी कर सकते हो। अब देखो इसमें क्या दिया है बेटा, जरा ध्यान देना। इसमें दिया है एक व्यक्ति 10 पेंसिलें 3 रुपए की खरीदता है और 3 रुपए में 8 पेंसिलें बेचता है। तो व्यक्ति भाई पूरा व्यापार किस प्रकार कर रहा है, 10 पेंसिलें कितने रुपए में खरीदा। अब मैं एक लाइन क्वांटिटी रुपीज़ लिखना छोड़ दूंगा बेटा, इनको लिखना शुरुआत में आपको समझाने के लिए जरूरी है, बार बार नहीं। एसपी कितना है बेटा, एसपी आप क्या करोगे, उसने 8 पेंसिलें 3 रुपए में बेच दी। मेरे प्यारे बच्चों जरा गौर से देखो, इनका मल्टीप्लिकेशन यानी 8 गुणा 3, इनका मल्टीप्लिकेशन यानी 10 गुणा 3। और आपको मैं बताना चाहूँगा बेटा, ये सीपी का रेशियो बनता है अपना और ये एसपी का रेशियो बनता है। और यहाँ पर जरा गौर से देखो, ये दोनों डिविजिबल है बेटा, और 2 से काटेंगे तो ये 4 बार, 2 से काटेंगे तो ये 5 बार। अब आप यहाँ से चाहे तो 100 बना लो, या ये कह दो 4 रुपया की चीज़ 5 रुपये में बेची तो 1 का क्या हो गया। अब यहाँ से प्रॉफिट का दूसरा तरीका भी सिखा रहा हूँ, 100 बनाने के लिए तो दोनों में 25 का गुणा कर देते, आपको सीधा प्रॉफिट परसेंट दिख जाता। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो बताओ, 4 रुपये की चीज़ जब 5 में जाएगी फायदा कितने का होगा, फायदा काय पे होता है, क्रय मूल्य पर गुणा 100। ऐसे भी निकाल सकते हो बेटा। मैं आपको हर बार जो तरीके हैं जो मैं सिखाना चाहता हूँ बदल बदल के करा दूंगा, तो सारे तरीके आपको आ जाएंगे। तो आप ऐसे भी लाभ को निकाल सकते हो। ऐसे नहीं निकालना था तो क्या करना था, दोनों साइड 25 का गुणा करना था, 100 बन जाता जी, वो 125 बन जाता, सीधा आंसर दिख रहा था। और ये तरीके आपको किताब में नहीं मिलेंगे, लेकिन आप इन्हीं से करना बच्चों, ये बहुत साधारण तरीके हैं। इन मापदंडों से आप आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। क्लियर है ना बेटा। पूरा डिफेंसिव खेलो भारत की तरह, जिस तरह से भारत खेल रहा है, पटाखे से फूट रहे हैं बॉर्डर पर। हाँ, पाकिस्तान लगातार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है कि एक गोला तो भारत में जाके गिरे, और वो गोला भारत तक आ ही नहीं पा रहा है। क्यों, वहाँ पर हमारा डिफेंसिव सिस्टम, यानी कि कौन सा डिफेंसिव सिस्टम लगा हुआ है, S-24 जो मिसाइल डिफेंसिव सिस्टम है, और साथ ही सुदर्शन डिफेंसिव सिस्टम, ये हमारे भारत में ही निर्मित हुआ है सुदर्शन। और इन दोनों की शक्ति को देखिएगा आप कि रत्ती भर भी कोई भी असला हमारे भारत की सीमा को पार करके अंदर नहीं आ रहा है। यानी बड़े बड़े जो भी मिसाइलरी अटैक्स हैं उनसे हमारा भारत बचा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने हमला भाई हमारे एक क्षेत्र को टारगेट करके किया हो। पाकिस्तान ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से लेकर के नीचे हमारे गुजरात कच्छ तक जितना भी हमारा जैसलमेर हुआ, यानी कि पंजाब हुआ, जितना भी राज्य हमारे पाकिस्तान को सीमावर्ती तरीके से छूते हैं, उन सभी राज्यों के बॉर्डर पर पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं अपनी तरफ से ज़्यादा गोलीबारी और ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइल लॉन्चरिंग की है। लेकिन गर्व है, हमें आज कहते हुए गर्व होता है वास्तव में। पहले जब सुनते थे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके ऐसे देश, या हम कहते हैं रूस, ऐसे देश अपने डिफेंसिव सिस्टम में टेक्नोलॉजी को इतना उच्च स्तर पर ले जाते थे, आज हमने भारत को देखा कि भैया इजराइल के बाद भारत भी एक ऐसा देश है जो टोटल बॉर्डर पर टोटल ऑटोमेटिकली डिफेंसिव सिस्टम को लेकर के बैठा है। और आज हमारा एक भी जवान हताहत नहीं है, और हमने पाकिस्तान के 3 लड़ाकू विमानों को भी गिरा रखा है। और कल हमने अपने सेना के तीनों मोर्चों पर सेना को बड़ी अव्वल तरीके से देखा। भारत की नेवी ने भी बड़ी वीरता दिखाई। भाई जो आपने देखा होगा हिंद का छोटा हिंद सागर का जो कॉर्नर है, वहाँ से हमारी नेवी ने हमला कर दिया, जो उनने उम्मीद ही नहीं की होगी। क्योंकि जब इधर से हमला हो रहा है तो हम तो जवाबी कार्रवाई में उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे, क्योंकि हमारे विदेश मंत्री ने पहले ही चेता दिया था कि जो भी हमने अभी किया है वो आतंकवाद के खिलाफ किया है। और उसमें अगर पाकिस्तान हमारे साथ सहमत रहता है हमसे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर पाकिस्तान उनका सहयोग देने के लिए हमें जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर करता है तो हमारी जवाबी कार्रवाई बहुत ज़्यादा गंभीर होगी। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, पाकिस्तान के 10 शहरों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। इमरजेंसी घोषित तब की जाती है जब बहुत आपातकाल की स्थिति आ जाए। और वास्तव में वहाँ पर इतनी असला बारूद हमने फेंका है कि वहाँ पर एक डर का माहौल, एक भयानक माहौल बना दिया गया है। और पाकिस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़े शहर इस डर में हैं प्यारे बच्चों। तो पाकिस्तान मान नहीं रहा है, लेकिन हम भी अपने बचाव के साथ हम कहीं ना कहीं अपना बचाव कर रहे हैं और कुछ नहीं। हमने अब सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ जंग छिड़ी थी। हमारा व्यक्तिगत किसी व्यक्ति से कोई भी द्वेष नहीं है, सारे पड़ोसी हमारे लिए मित्र भांति हैं। परंतु अगर पाकिस्तान शत्रु बनना चाहता है तो हम उसको भी स्वीकार करेंगे और आगे भी उसका जवाब देंगे। और हमें गर्व है तो भैया एक बार अवश्य कहेंगे भारत माता की जय। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा, शानदार है और शानदार जानदार। देखिएगा ये प्रश्न में क्या दिया गया है प्यारे बच्चों। इसमें कहा गया है प्यारे बच्चों, कुछ टॉफियां 10 रुपये में 11 की दर से खरीदी गई हैं और उतनी ही संख्या में 10 रुपये में 9 की दर से, यानी 2 तरह की टॉफियां हमने खरीदी हैं। पहली टॉफी कैसे खरीदी है, देखो फर्स्ट वाले का सीपी देखो बेटा,
सीपी कौन से वाले का? फर्स्ट वाले का। हमने 10 रुपए में कितनी खरीद ली बेटा? 11 खरीद लीजिए, पहले वाले का क्रय मूल्य आ गया। और फिर हमने दूसरी वाली कैसे खरीदी है बेटा? दूसरी वाली कैसे खरीदी है जरा ध्यान से देखो। 10 रुपए में कितनी खरीद ली? 9 खरीद ली। दोनों को टोटल कर देंगे तो दोनों का टोटल 2 टॉफियों का मूल्य आ जाएगा। कितनी टॉफियों का मूल्य आ जाएगा? 2 टॉफी का मूल्य आ जाएगा। क्लियर है ना बेटा? 2 टॉफी का मूल्य कितना आ रहा है? कैची गुणा 90, 11 का 110 यानी 200/99। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐड हो जाएगा। तो हमें पता चल गया हमने जो टॉफियां खरीदी है ना, उनमें जो 2 टॉफियां अलग अलग रेट की हैं, उनको दोनों को मिलाएं तो उनका मूल्य कितना हो रहा है। और उसने एक लाइन बोली है बेटा, जरा ध्यान से देखो। उसने बेची किस प्रकार से? उसने बेची है क्या बेटा? 1 रुपए प्रति टॉफी। बेटा 1 टॉफी 1 रुपए की बेची है तो 2 टॉफी कितने की हो जाएंगी? 2 टॉफी कितने रुपए की हो जाएगी? गुणा 2 टॉफी कितने रुपए की हो जाएगी? 2 रुपए की। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ छोटी सी, अगर आपने इतने रुपए में क्रय की टॉफियां 2 और इतने रुपए में 2 टॉफियां बेच दी तो आपको क्या लाभ हुआ, क्या हानि? अभी देखते हैं बेटा। सीपी इंटू एसपी। सीपी कितना दिया है बेटा? 200 दिया हुआ है। एसपी कितना दिया हुआ है? एसपी कितना दिया हुआ? 200/99 था ना बेटा जी। अब आप देखो बेटा, 2 से काटा 1 बार, 2 से काटा 100 बार। तो आप बताए बेटा 100 रुपए की चीज़ है 99 में जा रही है, तो आप क्या कहोगे बेटा, फायदा या घाटा? तो इस व्यक्ति को समझा दो कि ये घाटे में जा रहा है। कितने % के घाटे में जा रहा है? 1% के घाटे में व्यापार कर रहा है। नहीं आया समझ में? फिर से समझो। हमने 2 तरह की टॉफ़ी खरीदते हुए व्यक्ति को देखा। पहली वाली टॉफ़ी उसने बल्क में ली, कितनी? 10 रुपया में 11 टॉफ़ियाँ ली, तो 11 से भाग देने पर 1 टॉफ़ी कितने में खरीदी पता चल गया। फिर उसने 10 रुपये में 9 और खरीदी, तो हमें पता चल गया 1 टॉफ़ी कितने की खरीदी? 10/9 में। दोनों टॉफ़ियों का क्रय मूल्य कितना आ गया बेटा? और वो सभी को 1 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, यानी दोनों की कीमत कितनी हो जानी चाहिए? 2 रुपये। अब खरीदी इतने में, बेची इतने में, कंपेयर कर दिया, वही अपना रेशियो वाला तरीका। ये तो तुरंत में आंसर देता है, आपको पता है। क्लियर है ना बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगले प्रश्न में देखो बेटा, सेम क्वेश्चन है और सेम पद्धति है और सेम तरीके से हमको करना है। अगर आप लोग चाहो तो इसमें प्रयास कर सकते हो, मैं वेट कर सकता हूँ आपका, या करा दूँ? कर रहे हो तो करिए बेटा। क्या कहते हो बच्चों, आ गया आंसर? कितना % का घाटा हो रहा है उसको? चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, देखते हैं इस 38वें प्रश्न को, इसमें क्या दिया गया है प्यारे बच्चों। तो जरा ध्यान दीजिएगा। उसने सबसे पहले कहा है कुछ टॉफियां 5 रुपए में 6 की दर से खरीदी गई और उतनी ही संख्या 5 रुपए में 4 की दर से टॉफी की खरीदी गई। तो मैंने माना कि 1 टॉफी खरीदी गई है पहली वाली, तो 1 टॉफी की कीमत कितनी हो जाएगी? 5 रुपए की 6 है तो 6 से भाग दे दो। क्वांटिटी से भाग देने पर 1 की कीमत आती है, याद रखना हमेशा। CP2 कितना आ गया बेटा, जरा ध्यान से देखो। CP2 कितना आ गया? उसने 5 रुपए में कितनी खरीदी? 4। ऑफिशियली देखें तो उनकी टोटल दोनों की रेट कितनी होगी दो टॉफियों की? तो हमको दिख रहा है 4 पंजे 20 और 6 पंजे 30। 30 20 कितना होता है? और 6 का 4 गुना
24। मेरे प्यारे बच्चों, अब उसने एक चीज़ और बेची है, इनको बेचने की बात कर रहा है। इन टॉफ़ियों को 1 रुपये पर टॉफ़ी की दर से बेच रहा है। और कितनी टॉफ़ियाँ हैं तो कितने रुपए में बेच रहा है बेटा? कितने रुपए में बेच रहा है? 2 रुपये में इनको बेच रहा है। अब हमको पता चल गया सीपी कितना है प्यारे बच्चों दोनों का, 50/24। और एसपी कितना बैठ रहा है बेटा? कितना बैठ रहा है? 2। अब प्यारे बच्चों आप जरा ध्यान से देखो, इसको 100 बनाना हमारा पहला लक्ष्य होता है। ये हो जाएगा कितना? 100। ये 4 है, 24 का 4 गुना कितना लॉस दिखाई दे रहा है बेटा इस सौदे में? क्लियर है ना बेटा? लॉस बताने की आवश्यकता नहीं है, लॉस दिखाने की आवश्यकता है बस। तो तरीका समझ आ रहा है सभी को? कहीं से ये पार्ट टफ तो नहीं लग रहा प्यारे बच्चों? बहुत साधारण सा पार्ट है, बस आपको इसमें क्या करना है, सही तरीके से वैल्यू को प्लेस्ड करना है। मैं आपको कोई कैलकुलेशन फालतू की नहीं सिखा रहा हूँ, कोई ट्रिक नहीं है बेटा। आप देखो वो एक ही तरीका है करने का, बस इसमें 2-2 बार चीज़ें खरीदी जा रही है, तो इस तरीके से अरेंज कर रहे हैं अपन। और ये क्वेश्चन ज़्यादातर CGL में पूछे गए थे, इस पद्धति के क्वेश्चन तो आगे भी पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन देखें बेटा, अगला प्रश्न देखें मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या दिया गया है? सभी लोग बोर्ड पर ध्यान दो। इसमें दिया गया है, कृष्ण ने कुछ वस्तुएं 10 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदी और उतनी ही 14 रुपए प्रति वस्तु की दर से भी खरीदी। बाद में कृष्ण ने दोनों को मिला लिया और सभी को 13 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेचा। बेटा जरा ध्यान से देखो, ऑफिशियली इसमें तो बेटा कुछ वस्तुएं 10 रुपए प्रति वस्तु बोला है ना, मैंने मान लिया एक वस्तु 10 वाली खरीदी उसने और एक वस्तु 14 वाली खरीदी। टोटल सीपी कितना हो गया प्यारे बंधुओं? उसका 10 और 14 24 रुपया, 2 वस्तुएं। और उसने कहा है उसने इन दोनों को 13 के भाव से बेचा, तो 13 + 13 दोनों बेच दी। तो मेरे प्यारे शूरवीरों, अब आपको समझ आ गया होगा, लाभ हानि में कोई ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है ये। तो आप देखिएगा, ये 24 रुपये में दोनों खरीदी थी, 26 रुपये में दोनों बेच चुका है, फाइनली काटेंगे तो 12 बार और ये 13 बार। तो प्यारे बच्चों, प्रॉफिट परसेंट डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है। मैंने क्या बोला, 1 रुपया का फायदा दिख रहा है, 12 की चीज़ 13 में जाएगी, तो 12 पर 1 रुपये का फायदा मल्टीप्लाई बाय। अब मैं इसको काटने वाला हूँ 4 से 3 बार, 4 से 25 बार। और प्यारे बच्चों 25 को 3 से भाग देता हूँ तो 8 बार जाता है, 1/3 शेष रहता है। यानी प्रॉफिट कितने परसेंट का हो जाएगा? 8 सही 1/30% का लाभ या गैन कह सकते हो इंग्लिश में इसे बेटा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी प्रश्न समझ आया होगा, क्योंकि यहाँ पर वस्तु दी थी तो हमने प्रति वस्तु को डायरेक्ट रख दिया, वहाँ पे हमें इकट्ठी दी थी बल्क में तो एक की कीमत निकाल के रख रहे थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन सरल भी आ सकते हैं ऐसे, जब पहले की तरह थोड़ा सा जटिल बना के भी दे सकता है। और फिर वो आपके सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनमें कितना समय लगाते हैं। और मुझे इस क्लास में बैठे हुए ज़्यादातर बच्चों पर भरोसा है कि ज़्यादा समय आप लगने नहीं दोगे इनमें। आगे देखिएगा बेटा, अगला पेज उठाते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये दिया हुआ है बेटा। अब ये देखो, ये क्वेश्चन तो बेटा अब इसमें टाइप चेंज नहीं हो गया, जरा ध्यान से देखो बेटा। उसने क्या बोला, जरा ध्यान से देखो बेटा। यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना है? मैंने आपको क्या कहा था, क्वांटिटी के लिए मेरा तरीका एक ही रहेगा आप लोगों को। अब देखो इसको उस पैटर्न में कैसे यूज करना है। इसमें तो पूरा मटेरियल भी नहीं दिया, क्वांटिटी वगैरह दिए, रुपीस वगैरह उसके नहीं दिए, यानी मूल्य नहीं दिया कितने में क्या खरीद रहा है वो, बस बता दिया कि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के लागत मूल्य के। अब जरा ध्यान से देखो, सीपी पहले रखते हैं, बाद में क्या रखते हैं? पहले क्या रखते हैं? क्वांटिटी, बाद में क्या रखते हैं? उसने कहा है 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, वस्तुएं कितनी है? 10 का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। मैंने मान लिया 1 रुपया में 10 खरीदी थी तो 1 रुपये में 10 बेची थी, तो खरीदी भी कितने में होंगी? मूल्य बराबर है ना दोनों के। देखो दोनों के मूल्य बराबर हो गए। करना क्या होता है बच्चों, अब आप लोग समझदार हैं, सबको समझ आ गया होगा। सर ये तो बहुत सरल हो गया क्वेश्चन। इसका गुणा करेंगे सीपी आएगा, इसका गुणा करेंगे एसपी आएगा। और प्यारे बच्चों एक कदम सफलता, एक बिंदिया सफलता की ओर। और ये प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा, दर्शन हो रहे होंगे 10% प्रॉफिट के प्यारे बच्चों, प्लस हो रहा है। तो हमें तरीका अपना बदलना नहीं है। क्वेश्चन में लैंग्वेज तो ऐसे बदल के आ जाएगी, लेकिन कहाँ कौन सी वैल्यू रखनी है। जब नहीं दिया है तो अपने मन से बराबर रख देंगे ना, 1-1 रुपये मान लो। हाँ ऐसा मत करना कि बड़ी बड़ी वैल्यू मान लो, कैलकुलेशन आपको करनी है। तो थोड़ा सा इस मामले में आलसी बनना, छोटी वैल्यू मानो, आसानी से कट जाएंगी। और तरीका अपना आप देख रहे हो ना, ये तीसरा पैटर्न, दूसरा पैटर्न आ गया, उसमें भी धड़ाधड़ तरीके से आंसर देगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न पर मैं आपके सामने रखता हूँ, देखो सेम है, मैं इसमें भी लगा के दिखाऊंगा आपको। यही तरीका हमारा प्रबल है बेटा। देखो जरा क्या बोला है उसने कि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है।
12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, क्वांटिटी इधर रखेंगे, रुपीज इधर रखेंगे प्यारे बच्चों। तो आपको पता है 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मैंने 1 रुपये मान लिया, ये किसके बराबर है? 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। बस इनका गुणा एसपी आ जाएगा, एसपी कितना आ गया प्यारे बच्चों? 15। इनका गुणा सीपी आ जाएगा, सीपी कितना आ गया प्यारे बच्चों? 12। बीच में रेशियो लगाया हुआ है, 3 से काट रहा हूँ, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो 4 और 5 में हम गुणा कर देंगे काय का प्यारे बच्चों? 100 बनाने के लिए, क्योंकि किराया मूल्य हमेशा 100% होता है, तो हमें उसे 100 बनाने के पर कंपेयर हो जाता है कि कितना लाभ हो रहा है। तो आप बताइए 100 की चीज़ 125 में जा रही है, कितना परसेंट का लाभ है? 25% का प्रॉफिट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मेरे तरीके समझ में आ रहे हैं अच्छी तरह से। और इस क्लास में बैठे हुए बच्चों में से अगर किसी ने ये पार्ट पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ा होगा, मैं वादा करता हूँ ये किसी किताब में ना नहीं मिलने वाला तरीका है। ये मैंने खुद ही थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ के बनाने का प्रयास किया और बन गया, और ये ज़्यादातर इन क्वेश्चनों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। बस आपको इसमें रखना आना चाहिए वैल्यू कब कौन सी रखी जाएगी। इसमें अगर CP/SP को भी थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दोगे तो गलत हो जाओगे, इसीलिए इसकी अरेंजमेंट पर पूरा ध्यान देना। बाकी वैल्यू तो बदलती रहेंगी, आती रहेंगी, आगे पीछे करके देती जाएंगी, लेकिन आपको कहाँ क्या रखना है इसके लिए अपनी बौद्धिस्मता का प्रयोग करना है, अपनी बुद्धि का परिचय देना है। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा बेटा। अगले प्रश्न पर आपके सामने ये रखा है मुद्दा, और जरा ध्यान से देखें बेटा, इसमें भी चर्चा कर लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? इस प्रश्न में कहा गया है 20 वस्तुओं का लागत, अब देखो अब की बार उल्टा बोल दिया है, लागत पहले बोल दिया है। 20 वस्तुओं का लागत 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं का क्या बेटा? लागत 15 वस्तुओं के विक्रय के बराबर है। तो 20 वस्तुओं का लागत मैंने 1 रुपया मान लिया, तो ये 15 वस्तुओं के विक्रय के बराबर है। तो देखो लागत बोला है तो लागत पहले रखना है, विक्रय बोला है तो विक्रय पहले रखना है। अब इतना तो बेटा मैं आपको समझदार समझ सकता हूँ। क्लियर है ना? बिल्कुल ये नादान मत जाना इनमें। हाँ, स्थिति खराब हो जाएगी। इधर CP आता है और इधर क्या आता है? इधर लिखना अब जरूरी नहीं है ना क्वांटिटी और रुपीस, अब तो आदत पड़ गई होगी। इनका मल्टीप्लिकेशन CP को जन्म देगा, इनका मल्टीप्लिकेशन SP को जन्म देगा। 5 से 5 उड़ा दो, 3 रुपया की चीज कितने रुपए में बिच रही है बेटा? 4 रुपए में। तो याद रखना प्रॉफिट कोई भी बता सकता है, प्रॉफिट परसेंट, एक का प्रॉफिट हुआ है कितने पर? मल्टीप्लाई बाय, और इसको कहते हैं प्यारे बच्चों कितना? 33 सही 1/3% का प्रॉफिट। तो फाइनली आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा C नंबर पे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे शूरवीरों। अब इसमें देखो क्या दिया गया है बेटा, इसमें आप पद्धति और चेंज कर दी। आप देखो बेटा, लगातार आपको लग रहा है ना क्वेश्चन चेंज, फिर से क्वेश्चन चेंज है, लाभ हानि देने लगा है। वो क्या दिया है? 36 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है? हानि होती है। और उसने ऐसे बोला है क्वेश्चन, लेकिन हमारे पास तरीका क्या है? एक ही। क्लियर है ना बेटा? मानता हूं इसको टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाते होंगे, लेकिन अलग अलग तरीके भी देते होंगे, और मैं हूं आलसी टीचर। हाँ, मेरे लिए तरीके होने चाहिए कम, क्योंकि मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मैथ्स हमारे लिए क्या बने? साधारण सा बने, असाधारण ना बने। गणित अगर असाधारण से कैलकुलेशन असाधारण होगी तो दिक्कत आ जाएगी। साधारण बनाने का तरीका है भाई, इसमें पैटर्न कम हो, तो ये कम करने का प्रयास करता हूं बेटा मैं, और लगातार ये कोशिश करता रहूंगा जब तक आपको पढ़ाऊंगा। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, उसने देखो कहां से क्वेश्चन चालू किया। पहले देखो रखने के, हमें पता है CP चाहिए, SP चाहिए, या क्वांटिटी आएगी या रुपीस आएगी, जो भी आएगा ये CP का बनेगा रेशियो, ये SP का बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या? तो अब देखो दिमाग लगाओ, क्या क्या दिया, कैसे रख रहा है? 36 संतरे बेचने पर बेचे कितने संतरे? और क्लियर है ना बेटा? और मान लो 1 रुपया का एक बेचा, कितने रुपए में बेच दिए बच्चों? तो ऐसा करने पे 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। आप बताओ 36 रुपया में आप कोई चीज बेच रहे हो और अंदर से कह रहे हो कि 4 का घाटा हो रहा है। खरीदा कितने में था? 40 में। तो 40 रुपए में खरीदे थे ये संतरे। कितने संतरे? अब बेटा अब तो जम गया क्वेश्चन। इनका गुणा इधर, और इनका गुणा इधर। देखो जो तरीका है उसमें कोई फेरबदल नहीं करेंगे, ये दोनों आपस में उड़ गए बेटा। 4 से काट दो, 4 से 10 बार, 4 से। अब बेटा क्या करना है कंपेयर के लिए? बस अब आप बताओ इस सौदे में क्या हो रहा है बेटा? 10% का घाटा हो रहा है बेटा। तो आप बताइए ये तरीका कौन सा पैटर्न है? ये वो तो नहीं है जो मैं करा रहा था, लेकिन तरीका तो वही है ना करने का अपना। बस थोड़ा दिमाग की उपज, सोच, हमें अरेंजमेंट की सोच पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर है ना? फुल व्यापारी बन जाया करो उस समय जब क्वेश्चन आया करे, और पूरा फील किया करो घाटा जैसे तुम्हें ही हो रहा है, तभी जाके इसका अनुभव आप लोग ले पाओगे कि भैया घाटा है कि फायदा है, कैसे रखा जाए। आगे देखिएगा। हाँ, मैं तो तुरंत में व्यापारी बन जाता हूँ और महसूस भी होने लगता है घाटा। अब बेटा अगला क्वेश्चन देखो, 100 पेंसिलें बेचने पर 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर घाटा हुआ। तो मैंने माना कि 100 पेंसिलें मैंने कितने रुपया में बेच दी बच्चों? कितने रुपया में बेच दी? 100 में। और 20 का घाटा हुआ है तो 20 का लाभ हुआ है। तो लाभ हुआ है तो बताओ 100 पेंसिलें खरीदी कितने में होंगी? हो गया लाभ या नहीं हुआ? देखो मैं तुरंत में कर सकता हूं कुछ भी प्रकट। आप तो बस बता दो लाभ है कि हानि।
और प्रश्न में आपको साफ साफ दिख रहा होगा। इनका मल्टीप्लिकेशन बेटा कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 80। इनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा बच्चों, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 से 100 ऑफिशियली कट गए, और 20 से 4 बार 20 से गुणा काय का करें बेटा 100 बनाने के लिए। तो आप सभी को दिख रहा होगा कितना आ गया बेटा, 100% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 125%। प्रॉफिट सबको दिखाई दिया होगा, दर्शन हो गए होंगे, 100 की चीज़ 125 में बेची जा रही है। तो आप बताएं तरीका चेंज तो नहीं कर रहे। अभी तो एक और पैटर्न और बदलेगा, लेकिन याद रखना तरीका मत बदलना, तरीकों को रखते कैसे बस इस पर थोड़ा सा हमें चेंजेस करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों अगला देख लो, एक ही पैटर्न पर सारी कहानी खत्म। अब ये क्वेश्चन देखो बेटा, अगला देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 17 गेंदें 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो गई बेटा, हानि हो गई। अब जिसमें देखो पहली बार रेट दी गई है बेटा, आप इधर देखें बेटा, इस रेट को थोड़ी देर के लिए छुपा के रखिए, इसकी अभी हमको आवश्यकता नहीं है। पहले हमें ये देखना है कि हानि कितने % की हो रही है। तो मैंने माना अपने तरीके से, जो तरीका हमें आता है हम उसी का प्रयोग करेंगे। मैंने माना 17 गेंदें मैंने कितने रुपए के हिसाब से बेच दी, 1 रुपये के हिसाब से बेच दी, 17 रुपये में बेच दी। तो भैया घाटा कितना हुआ है, 5 गेंदों के बराबर घाटा हुआ है, और वो भी काय के बराबर हुआ है, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर घाटा हुआ है। तो जरा ध्यान देना बेटा, अभी क्रय मूल्य के बराबर घाटा हुआ है तो क्रय मूल्य पहले मानना पड़ेगा। मैंने मान लिया 17 गेंदें 1 रुपये की एक खरीदी, कितने में खरीदी, और 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर घाटा हो गया तो कितने में बेच दी होंगी, 17 की चीज़ 12 में बेच दी, देखो 5 का घाटा हो गया। अब बेटा CP SP का कंपेरिजन करेंगे अपन। CP और SP का कंपेरिजन बहुत प्यार से हो रहा है बेटा, 17 गुणा 17, और SP कितना आ गया 17 गुणा, प्यारे बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा 17 पर 5 का घाटा हो रहा है, तो 5/17 गुणा 100% का क्या हो रहा है बेटा, इस पर लॉस हो रहा है बेटा। लॉस % दिया हुआ है हमें, लॉस % दिया है या नहीं दिया बेटा, स्पष्ट है या नहीं। अब और देखो बेटा लॉस % को और क्या करेंगे, 500/17% भाग देना 17 से बेटा, इसमें 17 से भाग दे के देखो बेटा, 17 से भाग दोगे तो कितना आएगा बेटा, 17 से अगर भाग दोगे तो कितना आएगा बेटा, 17 दूनी 34, 16 बचे 160 हो गया, 17 का 9 गुना 153, 7/17 यही बचा है ना बेटा, क्लियर है ना बेटा। ये हमारे पास लॉस है। अब बेटा एक चीज़ बता दो, सेलिंग प्राइस के बारे में अगर बात करें तो सेलिंग प्राइस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। उसने बोला एक गेंद का क्रय मूल्य बताइए। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, क्रय मूल्य कितना % होता है, 100% होता है। उसमें से 29 को घटाओ पहले, बचा 71 में से 7/17 और घटाना है, क्योंकि क्रय मूल्य 100% है, उसमें ये घाटा भी तो है, तभी तो बेचेगी चीज़। तो 30% का घाटा होता, 100 में तो 70 आता, लेकिन 30 से थोड़ा सा बच रहा है, तो कितना आ जाएगा, 70 तो आएगा ही आएगा। 17 में से 7 इससे हटा दो तो कितना बचेगा बेटा, तो कितना और बचेगा, 10/17% बराबर 720। कितनी की कीमत थी, 17 वस्तुओं की कीमत थी, क्लियर है ना बेटा। और यहाँ पे ये गुणा नहीं लगाना है, सही बटे में रखना है, काय में रखना है बेटा, सही बटे में रखना है। तो 70 सही इतना दिया हुआ है। अब प्यारे बच्चों ये मान आपको दिया हुआ है, आपको 100% बनाना है। देखो आपको दिख रहा है 720 कितने की कीमत थी, 17 की, 17 से भाग दे देंगे, 1 की कीमत आ गई। यहाँ पे 100 बनाओगे सीधा आपका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। कैसे आएगा बेटा, जरा ध्यान से देखो, 17 का 7 गुना कितना होता है बेटा, 17 का 7 गुना 119, 10 गुना है तो क्या हो जाएगा 1190, और मिला करके 10/1200/17% इज इक्वल टू 720 बटा 17 से 17 कट गए, 12 से काटा तो हमारा लक्ष्य मिल गया, 12 से काटा तो हमारा लक्ष्य मिल गया। हमारा आइडिया रहा हूँ, 12 से काटेंगे कितनी बार, तो बताओ एक गेंद कितने रुपए की थी बेटा, 60 रुपए की गेंद थी। और मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लगा होगा। लॉस हमारे सामने आ गया, तो उस लॉस को हमने क्रय मूल्य यानी 100% में से कम कर दिया, तो विक्रय मूल्य बराबर हमारा एक बॉल का पड़ा ये 100 बना दिया। यहाँ से हमारा आंसर प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये प्रश्न समझ में आया होगा। एक बार और इसकी लैंग्वेज को मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। उसने कहा कि 17 गेंदें 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। तो मैंने सोचा कि इस मूल्य को पहले हटा दूँ, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमारा तरीका है, उससे हम निकाल सकते हैं। तो हमने वही तरीके से देखो, हमने लॉस % निकाल लिया। तो हमको भी पता है अगर विक्रय मूल्य हमें 17 गेंदों का दिया है तो 17 से भाग दे देंगे, एक गेंद का विक्रय मूल्य आ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये तो आसानी से आ रहा है। लेकिन विक्रय मूल्य % में कैसे निकालें, तो जो घाटा हुआ है उसे क्रय मूल्य यानी 100% में से घटा दो, और घटाने के बाद कितना बचा बेटा, 70 सही 10/17। इसको एक्चुअली सही भिन्न में लिखा
तो क्या आया बेटा 1200 बटे 17%, इसका मान दिया हुआ था। कैलकुलेशन करने पर 100% छोड़ना था, 100% का मान कितना प्राप्त हुआ बराबर में 60 रुपये। तो वही हमारा क्रय मूल्य होगा एक गेंद का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन छोटे एग्जाम में तो कल्पना मत करना बेटा, ये अगर स्तर बनाएगा तो ज़्यादातर मेंस लेवल पर ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और आपको टायर 1 में भी आजकल ऐसे क्वेश्चन इक्का दुक्का मिल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन कैलकुलेशन बढ़ा करके वो डालता है कि बच्चा इनमें फंसे और अपना समय बर्बाद करे और उसको कहा जाए कि बेटर लक्स नेक्स्ट टाइम। तो प्यारे बच्चों याद रखना है, हमें पूरी चपलता दिखानी है, मैच्योरिटी का परिचय देना है कि हम पूरे तैयार होके आए हैं। इन प्रश्नों में आप सबसे पहले परसेंटेज मान निकालो और याद रखना ये सही बटे की क्वांटिटी में बहुत ही कम आता है, एक्यूरेट कटती हैं चीज़ें और एक्यूरेट घटा के सीधा रखा जा सकता है और आंसर लाया जा सकता है। अगर आपको ये प्रश्न समझ आया है तो आगे बढ़ा जाए, अगले प्रश्न पर देखते हैं, शायद ऐसा ही हो। तो ध्यान दीजिएगा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न में घाटा नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे प्यारे बंधुओं? लाभ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लाभ भी होगा तब भी हम ऐसे ही करेंगे। देखो क्या बोला है, 18 कोट 21,000 रुपए में बेचने पर 3 कोटों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो बेटा पहले क्वेश्चन बना ले, मैंने मान लिया 18 कोट मैंने 18 रुपए में खरीदे और बेच कितने में दिए? ये 18 कोट 3 के लाभ में बेच दिए, तो कितने में बेच दूंगा बेटा? 3 कोटों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। प्यारे बच्चों सीपी कितना बनेगा? तो आप कहोगे सर 18 गुणा 18 बनेगा। एसपी कितना बनेगा? 18 गुणा 21 बनेगा। तो मेरे प्यारे शूरवीरों सबको दिख रहा होगा 3 से 6 बार, 3 से 7 बार, 6 रुपए की चीज़ 7 में जाएगी तो फायदा कितने का बेटा? फायदा कितने का? समझ आ रहा है ना बेटा? फायदा कितने का? तो आप कहोगे सर एक का फायदा 6 पर हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100%, ये क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया बेटा, प्रॉफिट परसेंट। और प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य में क्या होता है? ऐड होता है। तो जरा गौर से देखो बेटा, 100% का लागत मूल्य, प्रॉफिट कितना हो रहा है? 100% बटे 6 बराबर विक्रय मूल्य कितना दिया? 21,000 कितने का है? तो 18 से भाग दे दो, काम हो जाएगा। क्लियर है ना बेटा? अब जरा ध्यान से देखो बेटा, 6 का गुणा होगा इसमें 600 और 100, 700% बटा कितना बेटा? 6 बराबर, समझ आया बेटा या नहीं? हमें तुरंत में काट के रख लेना है क्योंकि हमारे पास ज्यादा फालतू का समय है नहीं। 7 से काटेंगे 100 बार, हमारा लक्ष्य पूरा हो गया। 100% का मान कितना रुपए? तो 1 कोट का लागत मूल्य कितने रुपए था मेरे प्यारे बंधुओं? 1,000 रुपए 1 कोट का लागत मूल्य। तो मैंने आपको बताया ना, टाइम नहीं लगता, एक बार गुजर जाओगे ना इस रास्ते से फिर कितना भी बड़ा हो लेकिन दौड़ लगाओगे आप इन प्रश्नों पर। तो समझ आया बेटा? हमने इस पैटर्न को भी अपने इसी तरीके से क्या कर लिया? ब्रेक कर लिया। आगे बढ़ा जाए अगर आप लोगों की अनुमति हो तो बेटा। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, सभी लोग ध्यान दें बेटा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने आ रहा है और इस प्रश्न को समझने की चेष्टा करते हैं। और इसमें दिया गया है, प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति ने 80 रुपए में कुछ पुस्तकें खरीदी। यदि उसने इसी राशि में 4 और पुस्तकें भी ली हो तो प्रत्येक पुस्तक का क्रय मूल्य 1 रुपए कम हो जाता है। प्रत्येक पुस्तक का मूल्य क्या है? प्रत्येक पुस्तक का मूल्य क्या है? प्रत्येक पुस्तक का मूल्य क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसको ऑप्शन से करा दूं, ज़्यादा सही रहेगा बेटा। भाई वैसे कराऊंगा तो ये बोर्ड पे पूरा का पूरा आधा हिस्सा भर जाएगा, मेरा विश्वास है, क्योंकि लेंदी आपको एक्स वाई मानना पड़ेगा और एक्स वाई के मेथड से, क्योंकि ना तो बुकों की संख्या पता है ना बुक की रेट पता है, दोनों को मानना पड़ेगा। दोनों को मानोगे तो क्या बनेगा? समीकरण। और योग भी नहीं दिया है, मल्टीपल करके कीमत आती है। मान लो 5 रुपये अगर एक बुक की कीमत है, 8 बुकें तो 8 पंजे 40 संख्या हमें रुपये इस तरीके से दिया गया है। तो इसको पहले हमें ऑफिशियली ऑप्शन से एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम वाला तरीका सिखाता हूँ पहले, क्योंकि एग्जाम में उतना ही टाइम मिलता है अपन को। तो देखो उसने पूछा क्या है पहले ये बताओ, पुस्तक का मूल्य पूछा है, तो मैंने ऑप्शन ए ले लिया। पुस्तक का मूल्य कितने रुपए दिया है? 10 रुपए दिया है। तो एक बात बताओ बेटा, 80 रुपया में कितनी पुस्तकें हो गई? अब उसकी बात को पूरा करो जो उसने बीच में बोली है। देखो उसने क्या बोला है, यदि उसमें इसी राशि में 4 पुस्तकें और ली होती, यानी पुस्तकें 8 की जगह वो कितनी ली होती? उसने 4 बढ़ा के कितनी ली होती? 12 पुस्तकें ली होती, तो प्रत्येक पुस्तक का क्रय मूल्य 1 रुपए कम हो जाता। भैया 1 रुपए कम करके देखो, क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फिर से 80 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है ना बेटा? आगे देखो बेटा, फिर से देखो ऑप्शन नंबर बी। अगर हमने 8 रुपए कीमत मानी तो आप बताओ 80 रुपए में कितनी बुकें लेंगे अपन बेटा? तो आप कहोगे 10 बुकें, लेकिन उसने कहा 4 बुकें अगर उसने और ली होती, यानी बुकें कितनी हो गई? 14 बुकें हो जाती हैं और रेट कितनी कम हो जाती बेटा? 1 रुपए कम हो जाती, कितनी रह गई? 7 रह गई। तो आप मुझे एक बात बता दो, 14 पुस्तकें 7 के हिसाब से क्या 80 दे रही हैं? नहीं दे रही, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया बेटा?
गलत। अब काहे पर आएंगे बेटा अपन, 5 पर। मान लो 5 पुस्तकें हैं तो 80, 5 रुपए मूल्य है तो 5 से भाग दे दिया, कितना आ गया बेटा, 16 पुस्तकें थी। अब एक काम करो बेटा, कितनी पुस्तकें बढ़ा दो, कितनी पुस्तकें हो गई, रेट 1 कम हो जाती है, रेट कितनी हो गई, क्या इनका मल्टीप्लिकेशन 80 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये जलेबी की तरह टेढ़ा प्रश्न है प्यारे बच्चों, जिसे हमने तो भी बहुत सीधे तरीके से क्या कर लिया है, हल कर लिया है। अगर आपको इसमें अचरज लगती है तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं समीकरण पे जाने वाला है। काय पर जाने वाला है बेटा, समीकरण पर जाने वाला है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। और फिर भी अब इस वीडियो के लिए मैं इसका एक बेस मेथड भी करा देता हूँ, तो ज़रा ध्यान से देखो। बेस मेथड के लिए क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, बेस मेथड के लिए क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान दो बेटा। उसने क्या बोला है, एक व्यक्ति ने 80 रुपये में कुछ पुस्तकें खरीदी, पुस्तकें पी हो गई, मूल्य को रेट को आर कर रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। एक तो पुस्तक गुणा रेट इज इक्वल टू 80। उसने फिर दोबारा में मुझसे क्या कहा, पुस्तकों की संख्या 4 बढ़ा दो और रेट को क्या कर दो, 1 कम कर दो। फिर भी कितना आ रहा है, यानी कि दोनों एंड बराबर है प्यारे बच्चों, दोनों एंड बराबर हैं। तो आप बराबर कर सकते हो। तो देखो पी का आर में गुणा तो पी इंटू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। पी का गुणा इसमें तो माइनस का पी, 4 का गुणा इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4r इज इक्वल टू 4r तो हो गया, लेकिन 4 एकम 4 माइनस का क्या लिखना है, माइनस का 4 बराबर। इसको आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, 80। 80 से 80 घट गए, 80 से क्या घट गया बेटा, 80 घट गया, दिखाई दे रहा है या नहीं, 80 से 80 घटता, क्लियर है। अब एक काम करो प्यारे बच्चों, 4r इज इक्वल टू p प्लस 4, दिखाई दे रहा है या नहीं। p का एक काम करो, माइनस का 4 इधर ही रहने दो, माइनस का 4 इधर ही रहने दो, बराबर इधर p भेज दो। p का मान कितना हो जाएगा बेटा, 4r माइनस 1 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। p का मान कौन से समीकरण में रखना है, p का मान रखूंगा तो क्या आ जाएगा 4, या सीधा रख दो, ये भी नहीं रखना, सीधा p का मान यही रख दो, जो दिया हुआ है ना बेटा, जो दिया हुआ है यही मान रख दो। p का मान कितना रखोगे, 4r अपनी जगह पर है। p का मान कितना दिया है, ये दिया है ना बेटा, कहाँ पे रखना है, इसमें रखना है। p की जगह पे क्या लिखोगे, 4r माइनस 4 और साथ में गुणा में क्या है। अब बेटा जो कौन सी इक्वेशन बनने वाली है, द्विघाती है, समीकरण बनने वाला है। 80 को इधर भेज दो। अब बेटा इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करते रहना, समझ आया कि नहीं। इसको बोलते हैं द्विघातीय समीकरण, याद है ना, ax² प्लस bx प्लस c को। अब इसको श्रीधराचार्य मेथड से तोड़ेंगे या कैसे तोड़ेंगे, तो मैं आपको क्या बताया तरीका, कई बार हमें ऑप्शन से करना ज़्यादा सही पड़ता है, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है, मैं लिख दे सकता हूँ ऑफिशियल। सिर्फ इस कौन से मेथड से, गुणनखंड मेथड या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ सकता है। आता है क्वाड्रेटिक मेथड बेटा, कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक मेथड, देख लो। इनमें कॉमन क्या है अभी, और इसको क्वाड्रेटिक पे ले जाते हैं। 4 कॉमन ले लिए, 4 हट जाएगा, r² बचेगा, r बचेगा, 20 बचेगा। दो ऐसी संख्या जिन्हें जोड़े घटाए तो 1 आ जाए, गुणा करे तो 20 आ जाए, 5 और 4, तो यहाँ पे r² प्लस माइनस 5r प्लस 4r माइनस का 20 बराबर 0। अब बनाएंगे जोड़े, जो गुणनखंड विधि से सॉल्व कर रहा हूँ मैं। इनको कॉमन करेंगे तो r कॉमन आ गया, कितना आ गया, r माइनस 5, और अगले में देखो बेटा 4 कॉमन आ गया तो क्या बचा, r माइनस 5 बराबर 0। तो r माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा, और एक इक्वेशन हो जाएगा r प्लस 4 बराबर 0। अब भैया कीमत माइनस में तो आएगी नहीं, क्योंकि 4 को उधर बेच के माइनस जाएगा, तो r की कीमत कितनी आ जाएगी, 5 रुपये। ये है इसका सॉल्यूशन, लेकिन इससे सिलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए बेटा जो मैं करा रहा हूँ उस पर काम किया करो, इससे समय भी बर्बाद होगा। आगे कभी आप ऐसे क्वेश्चन पूछोगे, आपका समय बर्बाद होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। 25 क्वेश्चन कराने, रीजनिंग का टाइप उड़ जाएगा इतने के चक्कर में, 4 होते क्वेश्चन इतने में सॉल्व। तो कभी अगर मैं समझदारी की बात करूँ तो ये मान लिया करो मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, अगर मैंने डिटेल कहीं से कही है तो उसमें हकीकत में फालतू का कीड़ा है। तो इससे तुम तो नहीं करोगे, जो मेरी गारंटी है, करोगे क्या कोई। तो इसीलिए मैंने आपको क्या बोला था, इसके लिए कौन सा मेथड सही है, ऑप्शन मेथड सही है। आप ऑप्शन से चेक करो, क्लियर है ना बेटा। ऑप्शन से मैं आपको करा चुका हूँ, दोबारा से फिर करा देता हूँ, क्योंकि ये तो हमें किसी को नहीं चाहिए होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, इससे कोई नहीं करेगा। चलिए बेटा ध्यान दो, इधर ऑप्शन से कैसे किया था एक बार और देख लो। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, दमदार क्वेश्चन है, प्लीज़ जरूरी है। देखो एक बार समय बर्बाद करना जरूरी है, आपको एहसास हो जाए कि ऐसा नहीं है कि मास्टर सोच रहा है कि उसे नहीं आ रहा है। मैं तो भाई मैं बता रहा हूँ 10-12 सालों से करा रहा हूँ, एक आध रास्ता और निकाल सकता हूँ इसका भी। अभी श्रीधराचार्य और लगा देता है इसमें, हाँ अभी तो रास्ते हैं मेरे पास, लेकिन सारे लंबे हैं सर। अब लंबी लड़ाई नहीं है ये, अपनी लड़ाई कैसी है बेटा, सेकंडों की लड़ाई है। इनके नंबर, इनके आंसर हमें कितने किस में चाहिए, विद इन सेकंड्स में चाहिए। तो देखो कैसे चेक करेंगे, हमेशा याद रखो मेरा जो तरीका होता है, मैं हमेशा पीछे से ऑप्शन चेक करता हूँ।
लेकिन आपको करा आगे से रहा हूँ। तो आप देखें कैसे, अगर उसने दिया है काय की संख्या, पुस्तक की संख्या, तो मुझे पता है 80 रुपये की अगर 10 पुस्तकें ली हैं तो टोटल पुस्तकें कितनी आ गई बेटा, 8 पुस्तकें आ गई, ठीक है ना। अब उसने क्या कहा है बेटा, जरा ध्यान से देखो, पुस्तकों की संख्या 4 बढ़ा दो और पुस्तकों का रेट 1 कम हो जाएगा, रेट 9 हो जाएगा, संख्या कितनी हो गई 12। क्या 80 फिर से आ रहा है? नहीं आ रहा है यार, तो इसको हटाओ। अब इधर देखो बेटा, अगर मान लो रेट 8 रुपये हो जाएगी तो हमको पता चल गया बेटा 10 पुस्तकें आ जाएगी, पुस्तकें 4 बढ़ानी है, कितनी हो गई, और मूल्य 1 रुपये कम हो जाएगा तो मूल्य 7 हो जाएगा। क्या काम बन रहा है? नहीं बनना, हटाओ इसे। अब 5 पे आ जाएंगे, 5 से चेक करेंगे, अगर 80 में 5 से भाग देंगे तो किताबों की संख्या कितनी आ जाएगी बेटा, 16 किताबें हैं, किताबें 4 बढ़ जाएंगी और मूल्य 1 कम हो जाएगा। क्या अब 80 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है यार, तो ये हमारा आंसर हो गया, कहानी खत्म हो गई। हम क्यों जलेबी की तरह पड़े बेटा, क्लियर है ना बच्चे। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट देखो बेटा, अगले प्रश्न को देखो। अगले प्रश्न में भैया अलमारियां बिक रही हैं और बहुत सस्ती दिखाई दे रही हैं, ले जाना बेटा एक एक घर पे सभी। हाँ ध्यान देना, इसमें देखो क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, सभी लोग ध्यान दो, बोर्ड पर बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है, एक व्यापारी ने 140 अलमारियों की नीलामी में खरीदी, उसने उनमें से 80 अलमारियां 4000 के लाभ पर बेच दी, शेष 12000 की हानि पर बेची। कितने? 12000 की काय पर बेची बेटा, इसको एडिट कर लेना, ऊपर बेटा कुछ और लिखा है, नीचे कुछ और लिखा है। हाँ धोखा है इस प्रश्न में, तो पहले धोखे को शांत करते हैं बेटा। क्या करते हैं? धोखे को शांत करते हैं बेटा। धोखा क्या है हमारे सामने, धोखा दिखाई दे रहा है बेटा, धोखा ये है। चलिए बच्चों ध्यान देते हैं इस प्रश्न में, इस प्रश्न में बड़ी रोचकता है प्यारे बच्चों, जरा ध्यान देना। इसमें दिया है, एक व्यापारी 140 अलमारियां नीलामी में खरीदी, उसने 80 अलमारियों को 4000 के लाभ पर बेची और शेष 1200 की हानि पर। तदनुसार यदि उसे 10% का कुल लाभ प्राप्त हुआ हो तो प्रत्येक अलमारी की लागत कीमत ज्ञात कीजिए। बेटा ये क्वेश्चन ऑफिशियली बहुत बड़ा है, लेकिन इसको पढ़ते ही समझ में आ गया ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही छोटा है। उसने कितनी अलमारियां खरीदी? 140 अलमारियों में से 80 अलमारियां उसने पहले बेची, उसको 80 अलमारियों पर कितना फायदा हुआ बेटा, और बाकी की जो 60 बची हुई है उनपे घाटा भी हुआ है, कितने का? लेकिन घाटा और बाड़ा दोनों को कंपेयर करें तो ओवरऑल उसको 2800 रुपए का क्या हुआ है? फायदा ही हुआ है। और टोटल लाभ कितना % दिया है? 10% लाभ के बराबर है। प्यारे बच्चों मैंने आप सभी को बताया है क्रय मूल्य अपने आप में कितना % होता है बेटा, तो 100% बराबर अलमारी की टोटल कीमत कितने रुपए आ गई? 28,000 रुपए में कितनी अलमारियां हैं? तो एक की कीमत चाहिए तो 28,000 में टोटल अलमारियों से भाग दे दो बंधुओं। क्या है टोटल अलमारी? 140, ये 2 बार कटेगा तो यानी 200 बार कटेगा, तो एक अलमारी कितने रुपए की है बच्चों? 200 रुपए की। ये कहानी खत्म है, समझ आया या नहीं? आपकी एक जेब में 4000 रुपए आ जाए लेकिन दूसरी जेब से 1200 निकल जाए तो फाइनली कितना बचा आपके पास लाभ? 2800 ही बचा है। कॉमन सेंस लगाना है, कोई बड़ा तो नहीं है क्वेश्चन, सिर्फ मापदंडों पे क्या करना था बेटा, इसको काउंट करना था। कोई आपत्ति तो नहीं बेटा? स्पष्ट क्लियर हो गया? आगे देखिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न को बेटा आप सभी को देखने की बहुत आवश्यकता भी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो दिक्कत वास्तव में आ जाएगी। एक बार देखा इसको जरा, इसमें बोला है एक वस्तु 9 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि हुई। तो जरा ध्यान देना, 1 रुपए में कितनी बेची है उसने? 1 रुपए में 9 वस्तुएं बेची हैं, तो एक वस्तु की कीमत 1/9 हो गई, और इसको बेचने पर उसे 4% का लॉस हुआ है। 4% के लॉस पे कितने में बेचेगा बेटा? लेकिन उसकी चाहत है कि वो 44% के लाभ पर बेचे। तो एक बात बताओ, 96% का मान आपके पास दिया है, तो 96 से बेटा दोनों साइड क्या दे दो? भाग दे दो। ऐसा करने से आपको 1% का मान प्राप्त हो जाएगा, और 1% में 144 का गुणा करने पर 144 का गुणा करने पर आप सभी समझ पा रहे होंगे कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, उस पर 44% का लाभ होगा तो चीज़ कितने में बेची जाएगी? 144 में। इसीलिए मैंने 1% का 144 गुना कर दिया। अब आप बड़ी आसानी से देख सकते हो प्यारे बच्चों, इसको काटोगे तो ये 16 बार कटेगा और 16 से ये 6 बार कटेगा। तो हमको पता चल गया कि भैया एक वस्तु की कीमत, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना आ गया बेटा? 1/6। तो जरा ध्यान से देखो, वस्तु जितनी भी हैं उनमें 1/6 का गुणा करेंगे तो टोटल मूल्य आ जाएगा। और प्यारे बच्चों टोटल मूल्य कितने रुपए दिया है? 1 रुपए, क्योंकि 1 रुपए में कितनी बेच रहा है पता चलना है। तो वस्तु अपनी जगह पर 6 को उधर भेज दो बेटा, तो वस्तु बराबर कितनी आ जाएंगी? 6 आ जाएंगी। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत साधारण प्रश्न था ये। अगला प्रश्न देखो, इसी तर्ज पर आपके सामने दिया हुआ है।
इसको मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन भी सेम है। देखो उसने क्या बोला है, एक व्यक्ति 20 वस्तुओं को 160 रुपये में बेचने पर 20% की उसे हानि होती है। तो 20% की हानि पर चीज़ बेचना यानी 80% में बेचना। 80% में क्या बेचा है, 160/20 यानी एक वस्तु की कीमत रख दी हमने। एक वस्तु की कीमत कितनी आ गई, 8 आ गई बेटा। और हम सबको पता है अगर 8 से भाग दूंगा तो 10 बार जाएगा प्यारे बच्चों, और इधर एक बार जाएगा। और हमें उसने कहा है कि 20% का लाभ चाहिए, तो 20% का लाभ 120 में बेचने पर ही हो सकता है। और 10 को 120 बनाने के लिए 12 का गुणा कर दो, तो 120% बराबर कीमत आ गई कितनी, 12 रुपये प्यारे बच्चों। अब मैं वही चीज़ करूँगा कि वस्तु पता नहीं है कितनी है, लेकिन एक वस्तु की कीमत 12 है, टोटल कितने रुपए हैं, 240। तो फाइनली प्यारे बच्चों हमें पता चल गया वस्तुओं की संख्या कितनी है, 20 है। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, अब ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पर, बातें नहीं प्लीज़, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। हाँ, बातों से काम चलने वाला नहीं है, तो ज़रा ध्यान दें बेटा, सभी लोग ध्यान दें। इसमें दिया है एक दुकानदार एक वस्तु को 840 रुपये में बेचने पर 20% लाभ होता है, दूसरी वस्तु को 960 रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है। उसका कुल लाभ या कुल हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों ज़रा ध्यान दीजिएगा, एक दुकानदार ने क्या किया, 20% के लाभ पर एक वस्तु कितने में बेच दी, 840 में। तो प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा 12 से भाग देने पर 12 से 10 बार, 12 से 7 बार। तो प्यारे बच्चों क्रय मूल्य कितना आ गया। तो देखो आज मैंने हिंसा नहीं की, काटा पीटी नहीं की, फिर भी आंसर अब हमने क्रय मूल्य निकाल लिया। आगे देखो बेटा, अगली वस्तु क्या बेची है उसने, 4% के घाटे पर यानी 96% पर कितने में बेची है प्यारे बच्चों, 960 में। यहाँ पे भी दिख रहा होगा 96 से 96 कट गया, इधर 1% आ गया, इधर 10 आ गया, लेकिन 100 बनाने के लिए प्यारे बच्चों 2 0 इधर, 2 0 इधर। तो प्यारे बच्चों दोनों का टोटल क्रय मूल्य कितना आ गया, टोटल सीपी कितना आ गया, 1700 रुपया। और टोटल एसपी कितना था, टोटल एसपी कितना था बेटा, टोटल एसपी कितना था प्यारे बच्चों, जरा गौर से देखो कितना आ रहा है बेटा, 1800 रुपये आ रहा है। तो 1700 की चीज 1800 में बेची जा रही है, लाभ सबको दिखाई दे रहा है, लाभ 100 का हो रहा है 1700 पर, मल्टीप्लाई बाय 100%। मेरे प्यारे बच्चों 17 में 100 से भाग देंगे तो आप सभी को पता है 17 पंजे 85, 15 बटे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ऐसा कोई आंसर है हमारे पास, अवश्य है। तो बताइए ये क्वेश्चन टफ तो नहीं था प्यारे बच्चों, और आपको ये 100% बनाना भी आ गया होगा। ये क्रय मूल्य होता है दोनों के CP1 और ये क्या है CP2, ये टोटल CP आ गया है, हमने टोटल CP रख लिया है बेटा, है ना यहाँ से दोनों का। तो फाइनली ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को। आगे बढ़ा जाए मेरे प्यारे शूरवीरों, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपको दे रहा है, दे क्या रहा है, प्रश्न आपसे कह रहा है, और कहना क्या है प्रश्न का, जरा गौर से देखिएगा प्यारे बच्चों। कहना प्रश्न का मात्र आपसे इतना है, कहना प्रश्न का मात्र आपसे इतना है कि जब एक सेव की कीमत एक केले की कीमत की दुगनी है, क्या बोला है, एक सेव की कीमत एक केले की कीमत की दुगनी है और केले की कीमत अमरूद की तुलना में 25% कम है। तदनुसार यदि हर फल की कीमत में 10% की वृद्धि हो जाए तो 4 केले, 3 सेव तथा 3 अमरूद की कीमत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। बेटा एक बात बताओ, इसका आंसर तो वैसे बातों का ही है, जब सब में ही 10% बढ़ाना है तो टोटल में भी कितना बढ़ेगा, 10। बाकी सब मूर्खता है जो मैं भी कर सकता हूँ अभी सॉल्व करके दिखाने की, और करते ही हैं सभी लोग। आप बताओ बेटा, पहले में भी 10% बढ़ा दिया, दूसरे में भी 10% बढ़ा दिया, तीसरे में भी 10% बढ़ा दिया, सब में कितना बढ़ेगा, 10% ही बढ़ेगा। समझ आ गया ना बेटा। बाकी अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है तो आप मूर्खता देख लो कैसे करेंगे इसमें, यानी सॉल्यूशन मूर्खता ही कहलाएगा जब आंसर इतना सरलता से मिल रहा है तो देखें जरा कैसे करेंगे बेटा, जरा ध्यान देना। उसने सबसे पहले कहा है कि एक सेब की कीमत एक केले की कीमत से दुगनी है, तो जो सेब है वो क्या है बेटा, केले से दुगना है। क्लियर है ना बेटा। आगे देखो क्या बोला गया इसके बाद, आगे उसने कहा है बेटा, इसके बाद अगली लाइन में इसने क्या बोला है कि भैया और एक केले की कीमत अमरूद की तुलना में 75% कम है। तो ये क्या है बेटा, अमरूद है, अमरूद की तुलना में कितना कम है, 25% कम है। तो बेटा इधर देखो 100, 25% कम 75, डबल कर दो 150, सबको 10% बढ़ा दो, 10% इंक्रीज करना है इसकी कीमत। कितना हो गया बेटा, 15 रुपये बढ़े, 7.5 रुपये बढ़े, 10 रुपये बढ़े, टोटल 15, 10, 25, 25 और 7 कितना होता है बेटा, 32.5 रुपए की वृद्धि हो गई। कितने पर, 150 और 100, 250, 250 के बाद 325 पर। लाभ प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100, लाभ ऊपर क्रय नीचे,
क्लियर है बेटा। अब जरा गौर से देखो बेटा, इससे ये कट गया, पॉइंट से 1 0 कम हो गई, कितना परसेंट आ रहा है? तो मैंने कहा था ना ये मूर्खता है, और करके दिखाना इसलिए जरूरी है, तभी आप विश्वास करोगे, वरना आप कहोगे सर ने तो यूं बातों में घुमा दिया प्रश्न। तो प्यारे बच्चों क्लियर हुआ ये प्रश्न या नहीं? अगले प्रश्न पर आप लोगों को लेके चलता हूँ। तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिएगा, काफी चपलता काफी गहनता के साथ, फुल ऑन मेहनत के साथ देखें इस प्रश्न को कैसे करेंगे अपन। इसमें दिया गया है एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं 5,000 रुपए की दर से बेची, उनमें उसे ना तो कोई लाभ हुआ और ना ही कोई हानि। यदि वह व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचे तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेची होगी? अब प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना, ये एलिगेशन का क्वेश्चन है, ये काय का क्वेश्चन है? एलिगेशन का। पहली वस्तु कितने परसेंट में बेची है ये बताओ, पहली वस्तु कितने, या एक काम कर लो, पहली वस्तु पे हाँ 125% पे सीधा ही कर लो, पहली वस्तु कितने परसेंट में बेची है, और टोटल पे ना तो लाभ हुआ है ना ही हानि, यानी 100% में ही बेचा गया है। दूसरी वाली का सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता है, पहली वाली का सेलिंग प्राइस तो मुझे पता चल रहा है, दूसरी वाली का सेलिंग प्राइस मुझे नहीं पता। और प्यारे बच्चों आप जरा ध्यान से देखो, यही कंडीशन दिया गया है ना बेटा, दोनों वस्तुएं क्या बोला है उसने, जरा ध्यान से देखो, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं 5,000 रुपए की दर से बेची। तो प्यारे बच्चों 5,000 की दर से बेची है दोनों, तो दोनों का अनुपात कैसा आ गया बेटा, कैसा आ गया, स्पष्ट आ गया। तो आप बताइए इनका अंतर कितना है बेटा, इनका अंतर 25 है, 25 को 1 कहा गया है, तो यहाँ पर भी अंतर 25 होगा, तो क्या कहा गया होगा 1। ये 100 से ज़्यादा है तो ये 100 से कम, ये कितना होगा 75 होगा। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ बेटा, ये 75 आ गया बेटा, अब 75 से आप आंसर को नहीं निकाल सकते बेटा, 75 आ गया, इसका 75 ही तो आया है बेटा। अब यहाँ से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, देखो उसने क्या बोला है, तो दूसरी वस्तु कितने प्रतिशत हानि पर, 1 सेकंड हो जाओ यार, ये क्वेश्चन गलत कर गए अपन, फिर से देखना बेटा इसमें गलत क्या कर गए, इसको शॉर्ट किया जा सकता है, ये बड़ा पड़ेगा, शॉर्ट मेथड देख लो इसका सभी लोग। ये जो प्रश्न है 53 नंबर का, काफी अच्छे तरीके से दिया गया है। उसने कहा है कि एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं प्रति 5,000 की दर से बेची, यही है ना बेटा, प्रति को कितने में बेचा, 5,000 की दर से। पहली वस्तु पता नहीं है कितने रुपए की होगी, हमें नहीं पता, CP1, लेकिन इतना पता है प्यारे बच्चों, उसे ना तो कोई लाभ हुआ ना ही हानि, पहली वस्तु उसने 10% लाभ पर बेची। पहली वस्तु कितने में बेची, 125% में बेची, कितने रुपए में बेटा, इससे हमें पहले वाले का क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा प्यारे बच्चों। पहले वाले का क्रय मूल्य आप सभी को प्राप्त हो रहा होगा, 125 का 4 गुना 500, 40 गुना कट जाएगा, 1% का मान आ जाएगा, 100 बनाते ही बेटा हमें पता चल जाएगा पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 4,000 रुपये है। क्लियर है ना बेटा, पहली वस्तु का क्रय मूल्य 4,000 रुपये है बेटा, और वो बेच कितने में रहा है चीज़ को, 5,000 रुपये। दूसरी वाली वस्तु जरा ध्यान देना, ये पहली वस्तु हो गई, दूसरी वस्तु के बारे में क्या बताऊं, बेच तो 5,000 में रहा है, क्रय मूल्य दोनों के बराबर आने हैं, इसका 10,000 है तो इसका भी 10,000 आना है, तो बताओ कितने में, तो आप इजीली कह दोगे सर 6,000 रुपये में खरीदी होगी। अब 6,000 की चीज़ को वो 1,000 रुपये घाटे में बेच रहा है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो परसेंट निकालने के मल्टीप्लाई बाय 100, नहीं आया समझ में बेटा, 6 से भाग देंगे तो 16 सही 2/3% का क्या होगा बेटा, दूसरी वस्तु पर लॉस होगा। शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा, एम आई राइट या रॉन्ग बेटा। पहली वस्तु कितने रुपए में खरीदी, 4,000 की खरीदी, 5,000 में बेची, एम आई राइट या रॉन्ग बेटा। क्लियर है, दोनों ना तो घाटा हुआ था ना तो लाभ, यानी 10,000 की चीज़ खरीद के 10,000 में ही बेच रहा है वो। तो पहली वस्तु 5 की थी, दूसरी 5 की थी, 10 हो गया, पहली 4 की है, दूसरी कितने की होगी, 10 हो जाए, 6। तो कॉमन सेंस लगा के हमने इसका दूसरे वाले का क्रय मूल्य निकाल लिया, उसके बाद आपके सामने स्थिति है, कोई आपत्ति तो नहीं प्यारे बच्चों, सभी को समझ आ गया प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं बेटा। अगला प्रश्न आप देखिएगा बेटा, इसमें दिया गया है और ये भी एलिगेशन पर प्रेरित क्वेश्चन है, एलिगेशन से प्रेरित क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या दिया गया है मेरे प्यारे बंधुओं, इस प्रश्न में कहा गया है, सभी लोग ध्यान दें, 2 घड़ियां समान मूल्य 850 रुपए की दर से बेची जाती है, एक पर 15% का लाभ होता है, दूसरे पर 15% की हानि होती है। संपूर्ण लेन देन में प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि कितनी होगी? बेटा आपको भी पता है बेटा, 2 घड़ियां बेची जा रही हैं, समान वृद्धि और समान कमी होती है, तो हमेशा ऐसे सौदे में क्या होता है बेटा, लॉस होता है। कितने का लॉस होता है? रेट के वर्ग का 100वां हिस्सा। तो मेरे प्यारे बच्चों 15 का वर्ग कितना होता है, इसका 100वां हिस्सा लॉस होगा, तो फाइनली लॉस कितने % का होगा? याद है या नहीं ये तरीका? ये मैंने परसेंटेज में समान प्रतिशत वृद्धि और कमी में पढ़ाया है, और ये क्वेश्चन आगे करा चुका हूँ पहले वाले लेक्चरों में, ये तो आ गया यहाँ पे, ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है नया, ये पहला वाला ही क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों ये क्लियर है सभी को? अगले पेज पर कूच किया जाए, नेक्स्ट पेज देखे बेटा, जिस पर हमारी अब वार्ता होगी, वो पेज आपके सामने प्रस्तुत है प्यारे क्या?
हाँ, ये अंतिम प्रश्न ही मान लो बेटा। इसमें दिया गया है एक व्यक्ति 560 रुपए की दर से 2 घड़ियां खरीदता है। एक पर वह 15% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि उठाता है और उसे ना तो लाभ होता है ना ही हानि। प्रत्येक घड़ी का लागत मूल्य बताइए। पहले एक बात बता दो, पहली वाली घड़ी कितने % में बेच रहा है, दूसरी वाली घड़ी कितने % में बेच रहा है। लेकिन पूरे सौदे में ना तो लाभ होगा ना ही हानि, यानी 100% की चीज को 100% में ही बेच रहा है। ये एलिगेशन लग रहा है। देखो 15% लाभ तो कितने % में बेचेगा, 115% में। 10% हानि पे बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है दूसरी चीज को। दोनों में ना लाभ हुआ ना हानि, यानी 100% की चीज टोटल कितने में बेच दी, 100% में। तो प्यारे बच्चों इनका डिफरेंस कितना आ गया बेटा, इनका डिफरेंस कितना आ गया। तो जो भी वस्तुएं बेची जा रही हैं उनका टोटल अनुपात दिया आ गया, यानी काट दें बेटा इसको कितनी बार, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार। उसने बोला है प्रत्येक घड़ी की कीमत, प्रत्येक की तो नहीं दी है, एक की कीमत दी है इसमें बेटा, क्लियर है ना। तो आप पहले वाली घड़ी की कीमत कैसे निकालोगे, पहले वाली घड़ी की कीमत 2 हिस्सों में है, 5 में से मल्टीप्लाई बाय टोटल 560। जैसे इससे काटोगे 112 आ जाएगा, 112 का दुगना 224। तो आप यहाँ पे अगर पहली घड़ी, तो यहाँ पे क्या कर देना बेटा, पहली घड़ी की कीमत कितनी होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा। अगर दूसरी भी निकालनी है तो आपके पास तरीका है ना बेटा, दूसरी का मान ऊपर, टोटल मान नीचे, मल्टीप्लाई बाय, और इधर काटने पर 112 ही आएगा। 112 का 3 गुना कितना होता है, 336। समझ आ गया ना बेटा, दोनों की कीमत निकाल सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये प्रश्न बहुत जानदार और शानदार तरीके से क्लियर हुए होंगे। तो प्यारे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं आगे के प्रश्नों के लिए, और आप सभी इन पर लगातार कार्य करते रहें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर करें अपने ऐसे मित्रों को जो ज़रूरतमंद हैं, जिन्हें इन टॉपिकों में काफ़ी मजबूत होने की आवश्यकता है और तैयारी को एक नई धार, एक नई रफ्तार देने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।